नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और कल भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। रोहतक में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद शामिल होंगे और पार्टी का फोकस मुख्यतः किसानों और गरीब वर्ग पर रहेगा। लेकिन क्या ये घोषणाएं वोटर्स के लिए आकर्षण साबित होंगी? क्या हरियाणा की जनता इससे प्रभावित हो गई? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, जो बीजेपी कल घोषणा पत्र जारी करने वाली है, क्या ये जनता को और किसानों को कुछ फायदा होने वाला है उस घोषणा पत्र से? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बिल्कुल, देखिए कल एक बड़े कार्यक्रम में जेपी नड्डा जो है हरियाणा के विज़न को लेके घोषणा पत्र जारी करेंगे और बिल्कुल आपका जी। कहना सही है कि इस घोषणा पत्र में भाजपा की कोशिश होगी कि जो किसान हैं और जो महिलाएँ हैं, उन पर विशेष फ़ोकस किया जाए ताकि जो एक वोट बैंक छिटक गया था, उनका वो वापस आ सके क्योंकि किसान कहीं न कहीं काफ़ी समय से भाजपा से नाराज़ थे। तो अब एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करने की भाजपा की कोशिश रही होगी कि किसान जो हैं कम से कम उनके फ़ेवर में आ जाएँ क्योंकि अभी 15 दिन का समय है और किसान अगर भाजपा के फ़ेवर में आते हैं तो भाजपा को इसका बेनिफिट तय मिलेगा। उसके अलावा जो महिला है, नारी शक्ति को लेकर भाजपा ने हमेशा जी। बात की है और भाजपा के घोषणा पत्र में उम्मीद यही की जा रही है कि महिलाओं को लेकर कुछ अच्छी घोषणाएँ हो सकती हैं जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की घोषणाएँ भी हो सकती हैं। कुछ जो भत्ता बेरोज़गारी भत्ता या इस तरह से जो दिया जा रहा है, विधवा पेंशन जो दी जा रही है, उसको बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। तो ये सब घोषणाएँ भाजपा कर सकती है अपना विज़न लेकर क्योंकि फिलहाल जो भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, उसका जो एक तोड़ कहें हम, एक काट कहें, तो वो उस तरह का घोषणा पत्र भाजपा जो है कल लेकर आ सकती है और उम्मीद यही है कि विशेष फ़ोकस जो है, वो किसानों पर और महिलाओं पर ही रहने वाला है। जी। सर, इस घोषणा पत्र का क्या प्रभाव दिखेगा? क्या ये सिर्फ चुनावी चाल है या आने वाले समय में भी इसका जनता को फायदा होने वाला है? कहीं चुनावी चाल तो नहीं नजर आ रही कहीं न कहीं इसकी? देखिए अभी घोषणा पत्र आया नहीं क्योंकि आने के बाद ही एग्ज़ैक्टली पता चल पाएगा कि उसमें घोषणाएँ किस तरह की हैं। क्या जनता को एक केवल लुभाने के लिए ये सब किया जा रहा है या वाक़ई विकास को लेकर विज़न हरियाणा का तैयार किया जा रहा है। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो जो कुछ शहर ऐसे हैं जो भाजपा की घोषणाएँ जहाँ पर पूरी नहीं हो पाई। एक मतलब उन्होंने जो पिछले चुनाव में घोषणा की थी और उससे पहले जो 2014 में घोषणा की थी, वो ना 19 में पूरी हो पाई और ना उससे पहले पूरी हो पाई। तो उनको भी घोषणा पत्र में स्थान दिया जा सकता है ताकि उनको उन पर दोबारा से काम किया जा सके और जहाँ तक एक सड़क मार्ग जो हैं हरियाणा के, उनको लेकर भी बड़ा काम किया गया है और उसको भी घोषणा पत्र में भाजपा शामिल कर सकती है। जिस तरह से छोटे हाईवे यहाँ पर बनाए गए हैं और एक ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए जो काम किया जा रहा है, उस तरह की घोषणाएँ भी भाजपा कर सकती है। इसके अलावा जो एक खिलाड़ियों को लेकर जो एक है, खिलाड़ी जो रोष में है फिलहाल उनको लेकर भी भाजपा घोषणा करने का प्रयास करेगी कि वो भी उनके पक्ष में आ जाएँ क्योंकि अभी फिलहाल एक सर, खिलाड़ी तो खिलाड़ियों को लेकर क्या विपक्ष में कुछ चुनाव खास ही लड़ रहा चीज़ें है। ऐड की हुई हैं इसमें? खिलाड़ियों को लेकर क्या चीज़ें ऐड की देखिए जाएँगी इस बार? क्या लगता है आपको? देखिए, जो एक पहले जो नौकरी देने का एक जो रैंक डीएसपी रैंक पे सीधी नौकरी दी जाती थी उसको लेकर अब दोबारा से प्रयास किए जाएँगे कि उसी तरह की घोषणाएँ की जाएँ क्योंकि बीच में इस पर एक ब्रेक लगा था। इसके अलावा जो इनामी राशि जो है, उसको जल्दी खिलाड़ी तक पहुँचे क्योंकि बीच में कई बार घोषणा तो कर दी जाती थी कि खिलाड़ी को इतना पैसा दिया जाएगा और ये सुविधाएँ दी जाएँगी, लेकिन जब खिलाड़ियों से बात की जाती थी तो उनका कहना था कि सिर्फ़ घोषणा है, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। तो इस ओर हो सकता है भाजपा सरकार इस बार काम करे और खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छी योजनाएँ लेके आए क्योंकि हरियाणा जो है खिलाड़ियों की एक नर्सरी कहा जाता है। आपने देखा होगा चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे एशियन गेम हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे हॉकी का आप ले लीजिए, तो मैक्सिमम खिलाड़ी जो है वो हरियाणा से निकल कर जाते हैं। तो कोशिश होगी सरकार की कि इन खिलाड़ियों को और बेहतरीन सुविधाएँ दी जाएँ। जैसे 2019 में और 14 में जो है खेल नर्सरी खोलने का एक प्लान किया गया था सरकार की ओर से कि जगह-जगह, छोटे-छोटे जो गाँव हैं, वहाँ पर खेल नर्सरी खोली जाएगी ताकि खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए दूर ना जाना पड़े। वहीं पर कोच की सुविधा भी होगी। लेकिन वो योजना पूरी तरह से या लागू नहीं हो पाई, लागू होने के बाद वो दम तोड़ती दिखाई दी थी, तो हो सकता है कि सर, क्या उस योजना रीज़न है को वो भी लागू दोबारा नहीं हो से पाई? क्या रीज़न है इसके पीछे?
क्या कारण रहा जो लागू नहीं हो देखिए पाई? देखिए उसके उसके पीछे कारण बहुत से हैं। कुछ तो ये सुविधाओं की कमी मान लीजिए। खेल नर्सरी की आपने जी, घोषणा कर दी, वहाँ पर आपने जी, कोच अपॉइंट कर दिया, लेकिन वहाँ पर जो सुविधाएँ खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई। हुँ, दरअसल ये जो खेल नर्सरियाँ बनाई गई थी, वो एक तरह से कोलैबोरेशन था। जैसे कोई स्कूल है, उसका बड़ा ग्राउंड है, तो स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ पे सुविधाएँ जो हैं, वो सरकार को मुहैया करानी थी और कहीं न कहीं कुछ नर्सरियों को छोड़ कर के ये सुविधाएँ मुहैया हुँ, नहीं हो पाई, जिसके चलते धीरे-धीरे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका इंटरेस्ट भी कम हुआ, उनको तय जो मानक तय किए गए थे उन पर सरकार पूरा नहीं उतरी, तो इस तरह कई कारण रहे जिसके चलते ये खेल नर्सरियाँ कामयाब नहीं हो पाई। अभी भी कुछ खेल नर्सरियाँ चल रही हैं, लेकिन जितनी घोषणा की थी उतनी खेल नर्सरियाँ फिलहाल अभी काम नहीं कर रही हैं। तो हो सकता है इस घोषणा पत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए बात की जाए। उसके अलावा जो हरियाणा में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के हाथ में है, वो रोजगार को लेके है। सरकारी जी, नौकरियों को लेके है। जैसे कि अभी आपको चुनाव से पहले सही पहले जो मुख्यमंत्री ने 50,000 भर्तियों की घोषणा की थी और टीचर्स का एग्ज़ाम भी हुआ था, जिसका रिज़ल्ट रुकवाने का आरोप जो है कांग्रेस पर मुख्यमंत्री हुँ, ने लगाया था कि जयराम रमेश ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर जो है उस हुँ, रिजल्ट को रुकवा दिया था। तो हुँ, बेरोज़गारी दूर करने को लेकर जो है, वो घोषणाएँ सरकार कर सकती है, क्योंकि बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में बना हुआ है और विपक्ष उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी कर रहा है। हालाँकि इस बेरोज़गारी के मुद्दे को तोड़ने के लिए भाजपा ने इलेक्शन से कोई 3 महीने पहले बम्पर वैकेंसियाँ निकाली थी, इसके एग्ज़ाम भी हुए थे। हालाँकि उनके रिजल्ट पे फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है। चुनाव हुँ। के बाद वो रिजल्ट नतीजे घोषित होंगे उसके। सर, तो रोक ये एक लगाने की वजह क्या है? वजह क्या है? इसके रिजल्ट पर रोक लगाने की वजह क्या है? देखिए, भाजपा का साफ तौर पर कहना है, भाजपा नेताओं के हमने भर्तियाँ निकाली ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके और ठीक बिल्कुल। इलेक्शन से पहले ये भर्तियाँ निकालना जो है विपक्ष को हज़म नहीं हो पाया, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष जनता के बीच जा रहा था, वही मुद्दा भाजपा ने खत्म करने की कोशिश की थी। तो विपक्ष का साफ तौर पे आरोप था कि चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणाएँ नहीं होनी चाहिए, चुनाव के बाद इस तरह की घोषणाएँ होनी चाहिए और अगर एग्ज़ाम हुँ, आपने ले भी लिया है, तो क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है और इस दौरान अगर कोई रिजल्ट आता है या किसी नियुक्तियां दी जाती हैं सरकार द्वारा, तो वो एक तरह से चुनाव को इफेक्ट करेगा, जिसको लेकर हुँ, भाजपा के नेताओं का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे कहकर चुनाव आयोग में शिकायत डलवाई गई और उसके बाद इस पर रोक लगाई गई। तो भाजपा का तो यही कहना है कि जो है विपक्ष ने युवाओं की भर्तियों पर रोक लगाई है और इसको भाजपा ने चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा भी बनाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हुँ, नायब सिंह सैनी अपने मंच से कई बार इस चीज का जिक्र भी करते दिखाई दिए हैं। तो ये बेरोजगारी और रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है घोषणा पत्र में। हुँ, इसके साथ साथ जो युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देना है, उस पर भी कुछ घोषणा की जा सकती है, क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने जी, निजी कंपनियों में 75% आरक्षण जो है स्थानीय लोगों को देने की बात कही थी, जो कि वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो अब हो सकता है उसको किसी नए सिरे से, नए तरीके से भाजपा जो है युवाओं के बीच में पेश करे, ताकि युवा वोटर जो है उसके फेवर में आ सके, क्योंकि युवाओं का बड़ा हाथ रहता है सरकार बनाने में। तो इस तरह की घोषणाएं रोमा जी हो सकती हैं। बाकी तो कल जब घोषणा पत्र आएगा उसके बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरह के वादे जो है भाजपा जनता से करने जा रही है। सर, जी भाजपा रोमा। जो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं या फिर उनकी नीतियों को लेकर आपका अपना क्या विश्लेषण है? देखिए, नीतियाँ तो हर पार्टी बनाती है, लेकिन उनको ज़मीनी स्तर पर लाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी तभी मिलती है जब उसको उनको ज़मीनी स्तर पर लाया जाए। अब भाजपा ने नीतियाँ बना दी, पोर्टल बना दिए, जो विपक्ष भी आरोप अक्सर लगाता रहा है और हमने खुद भी हुँ, महसूस किया है कि जब आप किसी काम को ऑनलाइन कराने जाते हैं, तो उसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। कभी सर्वर नहीं चल रहा जी, होता, तो कभी सीएससी बिल्कुल। सेंटर पर कुछ सीएनसी सेक्टर के जो मालिक होते हैं, उनकी मनमानी चलती है। तो इस तरह की हुँ, कई चीजें सामने आई थी, खामियां इन नीतियों में रही, योजनाओं में रही, जिसको हुँ, सुधार करने के लिए भाजपा को जरूरत है इनमें सुधार किया जाए। और जो घोषणा पत्र की बात है, देखिए घोषणाएं अब की बार, पिछली बार जो घोषणाएं हुई उसमें से जो सिरे चढ़ी सो चढ़ी, लेकिन जो नहीं चढ़ पाई उसको लेकर चुनाव से सही पहले सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने अधिकारियों के सर पर उसका ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया कि हमने हुँ, घोषणाएं की, हमने फंड्स भी अवेलेबल कराया, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी
जो हठधर्मिता कह लीजिए या निकम्मापन कह लीजिए, उसकी वजह से वो योजनाएँ नहीं सिरे चढ़ पाई। उसका निवारण करने के लिए इलेक्शन से सही पहले समाधान शिविर लगाने का डीसी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया था कि आप आइए और सरकारी योजनाओं में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप शिकायत कीजिए और समाधान शिविर में जो है डीसी और एसडीएम जो है आपकी समस्याओं को हल करेंगे। तो जनता ने भी इस बात को भांपा है कि जब चुनाव आया है तो एकदम से जो समाधान शिविर लगने शुरू हो गए हैं, उससे पहले जनता सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटती थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। मंत्रियों तक से इसकी शिकायत की जाती थी, लेकिन तब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब एक योजना मुझे याद आ रही है क्योंकि मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, तो यहीं की मुझे याद आ रही है कि जब भाजपा सरकार आई थी तो इको ग्रीन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था गुरुग्राम में साफ-सफाई का और कचरा निस्तारण के लिए। लेकिन जिस तरह के जो सब्ज-बाग इको ग्रीन ने मैं कहूँगा कि दिखाए कि हम इसको बिल्कुल पेरिस के स्टाइल में अंडरग्राउंड बिन होंगे, कूड़ा बाहर दिखाई नहीं देगा और इस तरह से कचरे से हम बिजली बनाएँगे और उसका निस्तारण करेंगे। तो ये कोई भी काम पूरे 5 साल में सिरे नहीं चढ़ पाया, बल्कि अरबों रुपए का जो नुकसान है नगर निगम को हमारे यहाँ उठाना पड़ा था। तो योजनाएँ बनाना एक अलग बात है, लेकिन उनको अमली जाना पहनाना और उस पर जो काम करना, उस पर जो निगरानी रखना, वो चीज़ जो है कहीं न कहीं भाजपा उसमें चूकती नज़र आई थी। लेकिन अब की बार देखना होगा कि भाजपा किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाती है, अगर सरकार बना पाती है तो। सर, जो पिछली बार का जो घोषणा पत्र था, उसमें क्या लगता है आपको कितने % काम हुआ है? कितना इम्प्लीमेंट हुआ है उस पर? पिछली बार के घोषणा पत्र पे? जी। देखिए, जो पिछली बार का घोषणा पत्र था, उसकी अधिकांश योजनाएँ साल का इलेक्शन का अंत मतलब कार्यकाल समाप्त होने से पहले-पहले सभी का फंड्स मुख्यमंत्री द्वारा जारी कर दिया गया था। मतलब जो जी। करोड़ों, अरबों की योजनाएँ हैं हर जिले में मुझे जहाँ तक याद है कि लगभग 3 महीने पहले 3 महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब कार्यभार सँभाला था, तो उसके बाद उन्होंने हर जिले में जाकर एक बड़ी संख्या में जो जितनी भी योजनाएँ हैं उनका जो है शिलान्यास कर दिया था और उनको अधिकारियों को आदेश दिए थे कि इन पर काम शुरू किए जाएँ। तो वो अब योजनाएँ क्योंकि पूरी नहीं हो सकती क्योंकि अभी तो आचार संहिता लग गई है। उन पर काम भी क्योंकि पहले डीपीआर बनेगा फिर अप्रूवल के लिए जाएगा। बड़ा मतलब एक टेंडर होगा उसके बाद काम शुरू होगा। लेकिन हाँ, सरकार ने अपनी जो पिछली योजनाएँ हैं उनको चुनाव के नज़दीक आने पर पूरा करके ज़रूर दिखाया है, पूरा करके नहीं कहूँगा क्योंकि उनका सिर्फ़ एक पत्थर लगा दिया गया है कि ये योजनाएँ जो है सरकार द्वारा लागू कर दी गई हैं और इन पर काम शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब गुरुग्राम में सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा उठता है, तो सरकार ने कहा कि डीपीआर बना दिया गया है, अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है, लेकिन 10 सालों में वो आज तक काम नहीं हो पाया। इसी तरह मैं क्योंकि यहीं का स्थानीय निवासी हूँ, तो मुझे याद हैं ये चीज़ें। तो इसी तरह से गुड़गाँव का जो बस अड्डा है वो आज तक नहीं बन पाया। बीते मतलब 10 सालों में उस पर एक ईंट लगाने तक का काम नहीं हुआ। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। यहाँ पर ना तो इलाज कराने के नाम पे कोई सरकारी अस्पताल है, मेडिकल हब वैसे कहा जाता है, निजी अस्पताल यहाँ बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल यहाँ पर ना के बराबर है। एक छोटा-सा सरकारी अस्पताल चल रहा है, जो सरकारी अस्पताल था उसको तोड़कर 700 बेड का हॉस्पिटल बनना था, उस पर एक ईंट लगने तक का काम पिछले 10 सालों में सरकार नहीं कर पाई है। लेकिन सही इलेक्शन से पहले जो सांसद हैं वो वहाँ पर जाते हैं, अधिकारियों को मौके पे बुलाते हैं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछते हैं और वो उनको बताया जाता है सांसद महोदय को जी हमने इसका डीपीआर तैयार कर लिया है और अप्रूवल के लिए भेज दिया और अप्रूवल लगभग आ भी गया समझिए। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये इलेक्शन से पहले करना मतलब सरकार जो है अपनी सत्ता विरोधी जो लहर एक जनता के बीच है उसको सिर्फ छिपाने का काम उन्होंने इस लास्ट के 3 महीने में मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कराया गया। सर, ये 10 साल की सरकार की आप बात कर रहे हैं कि एक पत्थर, एक ईंट तक नहीं लग पाई। लेकिन उससे पहले जो सरकार थी, उसका कैसा कार्य था इस एरिया में? देखिए, जो शहर के हालात हैं सरकार कोई भी आई है, हम तो यही कहेंगे कि जनता जिस तरह की जनता की राय है वही एक राय हम नेताओं तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो जनता की यही राय है कि अब जो एक राय बन चुकी है कि कोई भी आए, हमारे काम तो उसी गति से होने हैं जिस गति से हमेशा से होते आए हैं। जर्जर हालत में हॉस्पिटल था जब हुड्डा सरकार हरियाणा में काम कर रही थी। इसको कई बार रिपेयर कराया गया, कई बार टेंडर दिए गए। रुड़की से जो है आईआईटी रुड़की से इंजीनियर्स बुला के उसका सर्वे कराया गया। मतलब काम की गति जो है, वो ना के बराबर रही है। मतलब एक जो विकास जो आज से मैं कहूँ कि 15 या 20 साल पहले एक गति जो विकास की हरियाणा ने पकड़ी थी,
उस गति को 15-20 सालों में इन दोनों ही सरकारों ने कम करने का काम किया है। लेकिन जनता को एक पर तो भरोसा करना ही होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी अब दिखाई नहीं दे रही हैं मैदान में, और 2 ही पार्टियां सामने हैं, कांग्रेस या भाजपा। तो अब जनता की एक तरह से कह लीजिए कि दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा। अब ये जनता निर्णय करेगी कि उनको पिछले 10 साल पसंद आए या ये 10 साल पसंद आए। ये निर्णय जनता का रहेगा। जी। ठीक है सर, अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी की जो रैली हुई थी, उस रैली को बस बहुत कम शब्द में बताइए कि क्या नाम देंगे, हिट या फ्लॉप? देखिए, फ्लॉप भी नहीं कहा जा सकता, एवरेज वो रैली रही थी, और जिस तरह से जो 23 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि वहां पर आए थे, तो उस हम्म हिसाब से प्रधानमंत्री की रैली में जो एक भीड़ होनी चाहिए थी, जो एक रेला होना चाहिए था, वो वहां पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है। अब जो कल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, वो रैली निकालने वाले हैं रोहतक में, ठीक है, सभा करने वाले हैं, उसका जी, क्या जी, जी। प्रभाव रहेगा जनता पर? देखिए, कल रैली होगी और जनता को न्योता दिया जा रहा है बाकायदा कि आप आइए, और जो हम घोषणा पत्र रैली के बाद जारी करेंगे, उसमें सब हम्म आपके हित की बात है, और आप उन बातों को सुनिए और हम्म उन बातों को समझिए और भाजपा को हम्म वोट दीजिए। यही रैली का उद्देश्य होता है चुनाव के समय में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।